नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश को कृषि राज्य के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ इसे फल राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें सेब की, तो सेब उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक जो है हिमाचल प्रदेश भी है और मात्र इसकी शुरुआत 2 बीघा ज़मीन पर सत्यानंद स्टोक्स जी ने की थी, लेकिन आज कई हेक्टेयर्स में सेब का उत्पादन किया जाता है और कहीं ना कहीं देश ही नहीं विदेशों में भी इसके स्वाद और महक के कायल है। हर कोई इसके कायल है और इसका जो श्रेय है वो जाता है यहाँ के कर्मठ बागवान भाई बहनों को और साथ ही साथ यहाँ के वैज्ञानिकों को, जो समय समय पर अपनी जो जानकारी है या कह सकते हैं परामर्श जो है किसानों तक, बागवानों तक पहुँचाते रहते हैं। तो आज कार्यक्रम में हम जिस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो विषय है सेब के बगीचों में मित्र कीट का महत्व। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर नीलम ठाकुर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बायो साइंस डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। सभी बागवानों को मेरा नमस्कार। मैम, जिस तरह से आज हमारा विषय है मित्र कीट और इनका सेब के बागानों में क्या महत्व है, आप सबसे पहले यही जानना चाहेंगे मित्र कीट क्या होते हैं? मित्र कीट कीटों की वो प्रजातियां हैं जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिनेशन, और जो शत्रु कीट, हानिकारक कीट जो बगीचों में पाए जाते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्राकृतिक तरीके से मित्र कीट किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं। और इन्हीं सब कीटों, ये जो प्रजातियां हैं जो इस तरह से उपयोगी हैं, जो लाभकारी हैं, उनको हम मित्र कीट की श्रेणी में रखते हैं। जी, यानी कि कहीं ना कहीं मित्र कीट जो हैं वो किसानों और बागवानों के कह सकते हैं हम, वो एक मित्र के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं अगर इन्हें हम जानने की कोशिश करें? हाँ जी, सर्वप्रथम तो आएंगे पॉलिनेटर्स, राइट, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और पॉलिनेशन किसानों के लिए बहुत, मतलब बगीचों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट सेट अगर प्रॉपर अच्छी पॉलिनेशन होती है तो प्रॉपर फ्रूट सेट होगा और प्रॉपर अच्छे से यील्ड इंक्रीज़ होगी। और ये पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन के लिए जो हमारा मित्र कीट है वो है हनी बी, मधुमक्खियाँ। तो पहला तो मधुमक्खियों में पहली कैटेगरी में हमने मधुमक्खियों को रखा है। दूसरी आगे हमारे परभक्षी, प्रीडेटर्स, जो कि हानिकारक कीटों को खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लेडी बर्ड बिटल है, कॉक्सिनेला जिसके हम बोलते हैं, तो वो जो रस चूसने वाले जो सेब बगीचों में कीड़े लगते हैं, जो हानिकारक कीट हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पैरासिटॉइड्स होते हैं, ये वेस्प होते हैं। ये जो सॉफ्ट हानिकारक कीट हैं, जो कैटरपिलर्स होते हैं, उनके अंदर अपने बिल्कुल थिन ओविपोजिटर से उनके अंदर अपने अंडों को इम्प्लांट करते हैं, उनके अंदर ही अपने अंडे देते हैं। और जैसे जैसे वो ग्रो करेगी तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन सब वेरी इंपॉर्टेंट, डंग बीटल। डंग बीटल को हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो डिकम्पोज वेस्ट है उसको रिसाइकल करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। जी, यानी कि बहुत प्रकार के हम इन्हें कह सकते हैं। तो क्या ये हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि जो हानिकारक कीट हैं, हानिकारक कीट ऐसा है कि डिपेंड करता है, जो किन्नौर का डिफरेंट होगा, इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो भौगोलिक जो आपकी लोकेशंस हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग रहती है। तो अगर हमने इनको डिवाइड करना है इसमें, तो पर्टिकुलर जो हार्मफुल पेस्ट है उसके लिए पर्टिकुलर आपका मित्र कीट रहेगा। तो जैसे आपके सेंजोस्केल्स हैं, माइट्स हैं, तो उनके लिए जो सॉफ्ट हम ये देते हैं कि जो रस चूसक हैं उसके लिए कॉक्सिनेला हो गया, लेस विंग्स होगी, एफिलेनस माली है जो इम्पॉर्टेंट हमारे मित्र कीट हैं। हाँ जी, जिस तरह से आपने बताया कि हानिकारक कीट भी होते हैं और उन्हीं पर जो कार्य करते हैं वो है मित्र कीट, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं एक आम जो बागवान भाई बहन हमें इस समय देख रहे हैं? हाँ जी, जो किसान, मतलब सेबों की अगर हम बात करते हैं तो सेबों में जो अगर हमने हानिकारक कीटों को पहचानना है तो सर्वप्रथम है हमारा माइट, जो मतलब मैक्सिमम आता है, हर बगीचे में होता है। जो अपने बगीचे की प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं उन्हें आइडिया होता है कि हम उसे प्रॉपरली नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जब भी हम पत्ता कोई भी मॉनिटरिंग करनी है, हम एक लीव्स लेंगे तो हमारे जैसे सिंदूर रहता है ना, बिल्कुल वैसे लगता है कि रेड रेड वो है, बट ये ऐसे करता है, ये धीरे धीरे पत्ते को पीला कर देता है, क्लोरोफिल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और उसकी वजह जैसे फोटोसिंथेसिस कम होगा, धीरे धीरे जो प्लांट है उसकी यील्ड, जो एप्पल्स की प्रोडक्शन है वो प्लांट से हमारे को मैक्सिमम नहीं मिल पाती है। तो जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि माइट्स हो गए, वुली एप्पल एफिड है, बिल्कुल रुई की तरह रहेगा। तो ये वुली एप्पल सेंजोस्केल्स है, बिल्कुल आपके स्टेम्स के ऊपर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं फार्मर्स की ये सेंजोस्केल है। रूट बोरर्स हैं, स्टेम बोरर्स हैं।
तो ये हमारे हानिकारक कीटों में आते हैं। और रही बात मित्र कीटों की, तो मित्र कीटों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कॉक्सिनेला है, तो वो जैसे एफिड्स लगे हैं, मान लो कि ये आपके वुली एप्पल एफिड्स हैं, तो इनकी पॉपुलेशन को सेम इनका लार्वा भी फीड करता है, एडल्ट भी फीड करते हैं जी। हाँ जी। यानी कि जो किसान हमें बागवान भाई हमें देख रहे हैं, वो अपने पौधे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग या फिर अपने पत्तों को देखकर, फल के आकार को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि जो हानिकारक कीट है उनका जो अटैक है, आक्रमण है, वो उनके पेड़ पर या फिर फल पर हो गया है जी। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये जो मित्र कीट का प्रबंधन है ये किया जाता है? हाँ जी। सर प्रथम तो पहले मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी बगीचे की, कि आपके बगीचे में कौन सा, फार्मर्स जो है सेब जो बागवान है वो पहले अपने बगीचे की प्रॉपर मॉनिटरिंग करे कि कौन सा कीट उनके उसमें है, हानिकारक कीट हैं या मित्र कीट हैं। सबसे पहले मॉनिटरिंग जो हम कहते हैं निगरानी ज़रूरी है। अगर आपके बगीचे में मित्र कीट हैं तो आपने किस तरह से उनको आगे मल्टीप्लाई करना है फर्दर, और आपके बगीचे में कौन सा हानिकारक कीट है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर कौन सा मित्र कीट चाहिए, तो उसके विषय में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। जी, यानी कि पहले जानकारी के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगला चरण क्या रहेगा? किस तरह से हम मित्र कीट को जो है कहाँ से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें अपने बगीचों में छोड़ सकते हैं? राइट। अगर शिमला की मैं बात करूं तो डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने यहाँ रजाना में एक बायो कंट्रोल लैब एस्टेब्लिश करी है, तो किसान बागवान भाई वहाँ से मित्र कीटों को ले सकते हैं। कुछ वो परचेज़ करते हैं, कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो और वो प्रॉपर जो वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट जो भी है वो प्रॉपर किसान भाइयों को उसके बारे में पूरी गाइडेंस देते हैं कि आपने किस तरह से उनको अपने बगीचों में रिलीज़ करना है, कितनी पॉपुलेशन चाहिए। बट इससे पहले कि जो किसान बागवान भाइयों को उनको बताना पड़ेगा कि उनके बगीचे में कौन सा हानिकारक कीट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको सप्लाई करेंगे। और आप चाहें तो किसान बागवान भाई डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर से उनका नंबर ले सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करके आप फर्दर इस और परचेज़ के लिए आप जा सकते हैं, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। जी, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव की आपने बात की, यानी कि कहीं ना कहीं ये आर्थिकी को कहीं ना कहीं ये सुदृढ़ भी बनाता है। तो जब बात आर्थिकी की हो रही है तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि मित्र कीट का उपयोग करके जो उत्पादन है उसको हम बढ़ा सकते हैं कम लागत में? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम अपने बगीचों में मित्र कीट को मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉपर, तो हानिकारक कीटों की जो जनसंख्या है वो वैसे ही कम हो जाएगी। आपके बगीचों में कोई नुकसान नहीं वो पहुंचाएंगे, और आपको जो कीटनाशक हैं जी उनके ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो फार्मर्स को अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर वो प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं, मित्र कीटों को एप्लीकेशन अपने बगीचों में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है उनके लिए। जी, यानी कि हानिकारक जो कीटनाशक जो उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग वो ना करें, बल्कि कहीं ना कहीं मित्र कीट का उपयोग करें, और इससे उनकी जो आर्थिकी है वो भी सुदृढ़ होगी। इकोनॉमिकली वो ज़्यादा फाइनेंशियल उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। जी, तो किस तरह से अगर जिस तरह से आपने कहा कि हम उन्हें प्राप्त करके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से प्राप्त करने के बाद किस तरह से हम उन्हें अपने बगीचों में अप्लाई करें या उनका छिड़काव करें, या किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है? राइट, हम उन्हें रिलीज़ कर सकते हैं अपने ऑर्चिड में, और हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी 15-15 दिनों बाद कि उनकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका प्रबंधन, कि हम उनकी कंजर्वेशन कैसे करें, उनकी मास मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो उसके लिए हमें उन्हें प्रॉपर एक नेचुरल हैबिटेट देना पड़ेगा, कि भाई जो उनके लविंग प्लांट्स हैं, मतलब जो उनको पसंद हैं प्लांट्स खाने के लिए, होस्ट प्लांट हम अदर अपने बगीचों में लगा सकते हैं, जिससे कि वो प्रॉपरली मल्टीप्लाई हुए। वहीं उसी पे मतलब हमारे बगीचे में अगर हमने प्राकृतिक खेती की ओर जाना है, तो उस करके हमारे को उनकी प्रॉपर कंजर्वेशन, प्रॉपर मास मल्टीप्लिकेशन अपने बगीचे में करनी पड़ेगी, और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ही जाना पड़ेगा। जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसान हमें इस समय देख रहे हैं, बागवान भाई बहन हमें देख रहे हैं, वो अपने बगीचे में, अपने सेब के बगीचे में अन्य पौधे भी लगाएं जो कि मित्र कीटों के सहायक बन सकते हैं। उनकी वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। कोई फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि पॉलिनेटर्स जो हमारा इंपॉर्टेंट मधुमक्खियाँ हैं, तो उनके लिए भी, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग कोई ना कोई फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर हमारे पॉलिनेशन हो, हमारा प्रॉपर फ्रूट सेट होगा, तो यील्ड और उत्पादन जो है हमारा वो बढ़ेगा ही। जी, आपने पॉलिनेशन की बात की, तो कहीं ना कहीं मित्र कीट जो हैं वो पॉलिनेशन पे भी इफेक्ट करते हैं। तो किस तरह से इफेक्ट रहता है इनका?
जो हमारा सबसे मैं ये बोलूँ कि सोशल इंसेक्ट है, हमारा सबसे मतलब हम किसानों के लिए जो सबसे अच्छा मित्र कीट है वो पॉलिनेटर्स में मधुमक्खी है, हनी बी, एपिस मेलिफेरा है जो मेनली करते हैं यहाँ पे। तो बागवान भाई बॉक्सेस परचेज करते हैं हनी बी के जब भी पॉलिनेशन का टाइम होता है, फ्लावरिंग का टाइम होता है, मतलब जब उनके 5 to 10% फ्लावरिंग हो जाती है तो वो रिलीज़ करते हैं अपने फील्ड फार्मर्स अपने फार्म्स में, ऑर्चिड्स में, कि ताकि प्रॉपर पॉलिनेशन हो, क्योंकि अगर प्रॉपर पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट सेट प्रॉपर बनेगा, फ्रूट का साइज़ अच्छा रहेगा, यील्ड आपकी बढ़ेगी। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम वेराइटीज़ हैं एप्पल्स में जो सेल्फ पॉलिनेटिंग है जी, इसलिए पॉलिनेशन के लिए हमारे को कीट जो मधुमक्खी है वो रिक्वायर्ड है जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब मित्र कीट को रिलीज़ किया जाता है बागानों में, तो उस समय क्या कोई समय सीमा रहती है कि वर्ष में एक ही बार हम इसे रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर कितने अंतराल पर हम ऐसा कर सकते हैं? जी देखो, जब ग्रीन टिप स्टार्ट हो जाती है, हाफ लीफ ग्रीन टिप स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय से हम अपने बगीचों में मित्र कीट को रिलीज़ कर सकते हैं। और ये है नीड बेस्ड एप्लीकेशन रहती है जी। कि अगर हमारे बगीचे में जो पर्टिकुलर कोई पेस्ट आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, बट हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं कोई हार्मफुल इंसेक्टिसाइड से, बट ये रहता है कि वो नेक्स्ट ईयर उसके आने की संभावना रहती है, क्योंकि हर एक बागवान को अपने बगीचे के विषय में पूरा पता रहता है कि हमारे बगीचे में कौन सी बीमारी आ रही है, कौन से हानिकारक कीट आ रहे हैं। तो हम उसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग में करते हैं। अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तब हमारे लिए ओके है, अगर नहीं बढ़ रही है तो हम हर 1 महीने बाद हम दोबारा से रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कीटों का ये रहता है ये अप टू दिसंबर तक रहता है जी। हाँ जी, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च से लेकर दिसंबर तक उनका अटैक रहता है। आफ्टर दैट वो सुस्त अवस्था में चले जाते हैं, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, तो तब तक हमारे को उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करके उनको अपने बगीचों में रिलीज़ करना पड़ता है जी। यानी कि अभी जो समय है, इस समय जो है जो कीट है, मित्र कीट है, वो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं जी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारी जो नस्लें होती हैं, सेब की बहुत सारी किस्में हैं, तो ऐसे में इन किस्मों के आधार पर भी क्या मित्र कीट अलग अलग इस्तेमाल करने चाहिए? नहीं, क्योंकि मित्र कीट तो हमें एक पर्टिकुलर जो हानिकारक कीट है उसी पे ही हमें, कि अब मैंने आपको बताया कि जो सैफ ईटर्स होते हैं, जैसे एफिड्स हो गया, सफ़ेद मक्खी है और माइट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मेनली कॉक्सिनेला हो गया जो मित्र कीट में आता है, लेस विंग्स है, एफिलेनस माली है, तो हम मेनली इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके आगे इन्हीं की ही फर्दर जो मास मल्टीप्लिकेशन है और इन्हीं को ही फर्दर रिलीज़ करते हैं। मतलब जो बायो कंट्रोल लैब्स में भी है, मैक्सिमम 2-3 यही वाले मित्र कीट मिलते हैं। हाँ जी जी। और क्या मौसम और मित्र कीट का आपस में संबंध है? मौसम कितना इफेक्ट डालता है मित्र कीट पर? ठीक। एक कंजीनियल टेम्परेचर जो रहता है वो मित्र कीट के लिए नहीं है, वो हानिकारक कीट के लिए भी वही है, मतलब 18 to 40 डिग्री तक रहता है, 35 to 40 डिग्री तक। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पहले ये सर्दियों में सुस्त अवस्था में रहते हैं और वो सेम रहता है, ऐसा नहीं है मित्र कीटों के लिए अलग से होगा या हानिकारक कीटों के लिए अलग से होगा। वो टेम्परेचर का जो रहता है और एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स रहते हैं वो उनके लिए सेम रहते हैं। हाँ, इनकी डिक्रीज़ तब होगी जब हम एक्सेस यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, तब इनकी पॉपुलेशन डिग्रेड होगी, क्योंकि वो सिर्फ हानिकारक जो कीट हैं उनकी ही पॉपुलेशन को कम नहीं करते, उनकी पॉपुलेशन को भी कम करते हैं। और मौसम का इनके ऊपर बहुत इफेक्ट रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी में ही सर्वाइव कर पाते हैं जी। यानी मौसम इस पे इफ़ेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मौसम कहीं ना कहीं एक मित्र की तरह भी मित्र कीटों के लिए कार्य करता है, क्योंकि कीटनाशक जो हैं शायद वो स्प्रे जो है काफ़ी बारिश के बाद धुल जाती है, तो ऐसे में किस तरह से मित्र कीट जो है मौसम फ्रेंडली कह सकते हैं हम इन्हें? हाँ जी, ये मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देके कोड करती हूँ कि जिस तरह से हम बागवान भाई मैक्सिमम जाते हैं वो कीटनाशकों के ऊपर, तो कीटनाशक एक्सेस यूज़ हम इंसेक्टिसाइड्स का अगर करते हैं तो वो हमारे पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं होता, पॉल्यूशन क्रिएट करता है और हमारे मित्र कीटों की जनसंख्या को भी कम करता है। तो अगर किसान इसकी तरफ जाते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं, मित्र कीटों के एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं, तो वो धीरे धीरे जो एक्सेस यूज़ है कीटनाशक का उसको कम करते हैं। कीटनाशक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि जो ये हमारा पॉल्यूशन को पहले तो पॉल्यूशन करता है, दूसरा ये कि किसान भाई जब भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली उसको
चेक नहीं करते। जो एक स्प्रे शेड्यूल जो दिया होता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, वो उसके अकॉर्डिंग वो कई बार मिक्सिंग कर देते हैं, कोई फंजीसाइड उसमें मिक्स कर देते हैं, कुछ और उसमें ऐड अप कर देते हैं। तो उसकी वजह से अपने बगीचे को तो उनको नुकसान है ही, पर खुद को भी उस तरह का नुकसान है, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली चेक करें तो उसमें एक रिकमेंडेड डोज होती है, उसी के डोज के अकॉर्डिंग वो डालें और कोई चीज़ उसके साथ मिक्स ना करें, क्योंकि वो मित्र कीटों के लिए भी हार्मफुल है और खुद उनकी अपनी हेल्थ के लिए भी, पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाता ही है। बिल्कुल। यानी कि जो मित्र कीट हैं कहीं ना कहीं कीटनाशकों का विकल्प के तौर पर कार्य कर रहे हैं। जी। तो ऐसे में आपने कहा कि जो पर्यावरण है कहीं ना कहीं वो सहायक है, मित्र कीटों के द्वारा जो है पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो किस तरह से पर्यावरण और मित्र कीटों के बीच में संबंध है? जी, पर्यावरण और मित्र कीटों के बीच एक महत्वपूर्ण सा संबंध है। कैसे कि हम मित्र कीटों की एप्लीकेशन कर रहे हैं फील्ड में, तो हम प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। जी हाँ जी। बायो कंट्रोल में ज़रूरी नहीं है कि हम मित्र कीटों को ही डालें, बहुत सी फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया की, फंगस की, जो अलग अलग हानिकारक कीटों के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। और अगर वो भी आपके एप्लीकेबल नहीं है तो हम लाइट ट्रैप्स यूज़ करते हैं हानिकारक कीटों को पकड़ने के लिए। और अदर देन दैट कि कई बार जैसे वुली एप्पल एफिड है, राइट, तो उसका मेन सिम्टम्स ये रहता है कि वो पहले तो टहनियों के ऊपर एक छोटी छोटी गांठें बना देता है, गॉल्स बना देता है, और सर्दियों में वो क्या करता है, माइग्रेट कर देता है सॉइल में। तो सॉइल में वो जड़ों में छोटी छोटी गांठें बना देता है, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन, वाटर की ट्रांसफिकेशन रुक जाती है। तो उस करके हम इस तरह से देखेंगे इसको कि अगर हम इंसेक्टिसाइड का एक्सेस यूज़ करते हैं तो हम अपनी सॉइल को भी धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी को भी डिग्रेड कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी हम डिग्रेड कर रहे हैं, पॉल्यूट हो रहा है एनवायरनमेंट। तो ये जो मित्र कीट हैं ये इको फ्रेंडली हैं जी। और सबसे बड़ा कि अगर हम मित्र कीटों का उपयोग कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट को भी, जो पहले से अगर कुछ डिग्रेड हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसको भी धीरे धीरे वो मतलब एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट के बीच में भी, राइट। तो उसके लिए हम इसको एक विकल्प मान सकते हैं कि अगर हम अवॉइड करते हैं एक्सेस यूज़ ऑफ इसका इंसेक्टिसाइड्स का, तो हम इसको प्राकृतिक खेती की ओर हम मित्र कीटों का यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने कहा प्राकृतिक खेती की ओर हम बढ़ सकते हैं, तो ऐसे में कोई प्राकृतिक छिड़काव भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मित्र कीट के साथ साथ? हाँ जी, हम नीम की फॉर्मुलेशंस आती हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है या कोई सॉइल में कोई पेस्ट है तो जीवामृत सॉइल की फर्टिलिटी भी करता है। अगर हम उसमें नीम ऑयल मिक्स करते हैं तो रूट बोरर्स के लिए भी इफ़ेक्टिव रहा है। कुछ फार्मर्स ने ट्राई करा है, उन्होंने ट्राइकोडर्मास की फॉर्मुलेशन यूज़ करी है रूट रॉट के लिए। तो कई चीज़ों में मतलब कि अगर फार्मर्स को प्रॉपर अवेयरनेस है कि अगर उसने प्राकृतिक खेती की ओर जाना है तो बहुत सारी मार्केट में फॉर्मुलेशंस हैं जिनका उपयोग करके हम हानिकारक कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं उनका। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो ये मित्र कीट है इनके प्रबंधन से पहले किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना बागबानों के लिए ज़रूरी है? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मित्र कीट है इसकी रेयरिंग मतलब अकॉर्डिंग टू ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड है। तो बागबान भाइयों को अगर उन्होंने उसका प्रबंधन करना है तो इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बार बार ट्रेनिंग, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर HDOs हर उसमें हैं, तो वो उनसे मिलके साइंटिस्टों से कंसल्ट करके, राइट, उसमें प्रबंधन किस तरह से करना है, किस तरह से हम उनको घर पे ही रेयर करने, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं। तो बागवान भाई अपने जो आपके पास में कोई हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है आप उनसे कंसल्ट करके उसमें प्रॉपर एक अवेयरनेस ले सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। जी, और इसमें निरीक्षण कितना ज़रूरी है? मित्र कीटों का समय समय पर निरीक्षण करना कितना ज़रूरी है? हाँ जी, मॉनिटरिंग, सबसे पहले मॉनिटरिंग ही इम्पॉर्टेंट है, निरीक्षण करना कि भाई उसकी पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, राइट। क्योंकि अगर उसकी पॉपुलेशन एक बैलेंस वे में बढ़ेगी तो वो आपके बगीचों में हानिकारक कीटों की जनसंख्या को बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मॉनिटरिंग अगर चाहें तो 15 दिन में भी कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन ठीक बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है प्रॉपरली, तो 1 मंथ तक भी जा सकते हैं। जी, यानी कि आपको निरीक्षण के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि कहीं जो है हानिकारक कीट ना पनपे। आपने जैसे कहा कि मित्र कीटों की संख्या को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर अगर लगता है कि हानिकारक कीट जो है वो अत्यधिक मात्रा उनकी बढ़ रही है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा एज के लिए और क्या किया जा सकता है मित्र कीटों के संदर्भ में? जी, सर्वप्रथम एक जो हानिकारक कीट होते हैं इनके लिए एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल रखा गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम माइट का लेते हैं तो अगर आपको एक पत्ती में
ठीक है। अब तो फार्मर्स बहुत थोड़े वेल एजुकेटेड हो गए हैं, लेंस रखे होते हैं घर पे, तो उस पर भी प्रॉपर चेक कर सकते हैं वो, कि अगर वो एक पत्ती में देख रहे हैं कि 5 से ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी माइट की, तो इसका मतलब कि वो थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा है। तो अब उसको ज़रूरत है एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की, कि आप क्या उसमें यूज़ करते हैं। आप बायो कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या आप इंसेक्टिसाइड के ऊपर या कोई भी माइटिसाइड यूज़ कर रहे हैं। तो इस करके अगर हमने एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड से नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बगीचे में मित्र कीट हैं, जिसने आपके बगीचे में हानिकारक कीटों की पॉपुलेशन को बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल रखा है। तो आप अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर निरीक्षण आप अपने बगीचे का देख रहे हैं, बोथ केसेस में हानिकारक कीटों के साथ भी और मित्र कीटों के साथ भी, तो आपको फर्दर और किसी विकल्प की ओर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, यानी कि मित्र कीट जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उत्पादन के तौर पर भी अगर हम देखें तो किस तरह से उत्पादन की वृद्धि में ये सहायक हैं? जी, मैं अपना एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि मैंने 2017 से लेके 21 तक मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, जो नॉन यूनिवर्सिटी का एक रीजनल स्टेशन है RHRTS में शोबरा में, तो मैं वहाँ पे कार्यरत थी। तो हमने हमेशा ये पाया है कि अगर फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं, मित्र कीटों का संरक्षण करके, मैनेजमेंट करके और प्रॉपर उनकी मास मल्टीप्लिकेशन करके अपने बगीचों में वो देखते हैं, तो विद इन 2 to 3 ईयर्स उनको इंसेक्टिसाइड के ऊपर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उनका बगीचा वो पहले से ही, वो तो नहीं, प्रकृति में कुछ इस तरह का वो रहता है, बैलेंस बना रहता है कि हमारे को एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन फार्मर्स ने एक्सेस यूज़ किया फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, माइटिसाइड्स का, उनके ये रहा है कि बाद में जो पर्टिकुलर डोज रिकमेंड करी है गवर्नमेंट ने, वो उसके उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रही, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। जी हाँ, कि वो कहते हैं कि मैम हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी माइटिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो उससे हमारी कंट्रोल नहीं हो रही है माइट्स की पॉपुलेशन, वो इसलिए क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। जी, तो इस करके कि नेक्स्ट आने वाले कुछ समय में प्राकृतिक खेती की अगर फार्मर जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है ये। जी, यहाँ एक आपने बात की कि रेजिस्टेंस नहीं रहता है, यानी कि ये भी जानना चाहेंगे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस के लिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक जो बागवान है वो अपने बागान में, अपने बगीचे में, सेब के बगीचे में वो मित्र कीट का उपयोग कर रहा है, लेकिन साथ वाला जो बगीचा है वहाँ पर कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें किस तरह से इफ़ेक्ट रहेगा दोनों में? इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आपके आसपास का बगीचा है वो भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, जैसा आपका अपना बगीचा, क्योंकि आपका हेल्दी बगीचा है। अगर आसपास के फार्मर्स हैं वो प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं अपने बगीचे की, तो आपको उनको भी अवेयर करना है, उनके साथ भी अपनी जो आप कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बायो कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप मित्र कीट तो उनके साथ भी आपने साझा करनी है अपने नॉलेज, ताकि वो भी प्रॉपरली मैनेज करें। क्योंकि ये इस तरह की वो रहती है कि अगर आपका सारा जो एरिया है वो प्रॉपर हेल्दी रहेगा, तभी आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। क्योंकि अगर आप अपना पर्टिकुलर करेंगे तो वो तो माइग्रेट करके आपके बगीचे में भी आएंगे, क्योंकि उनको भी तो हेल्दी खाना है ना। उनका बगीचा तो बिल्कुल ख़राब उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। क्योंकि जितना हेल्दी आपका फ्रूट रहेगा, जितना हेल्दी आपका बगीचा रहेगा, आपकी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगी। यानी कि जो बागवान जो अपने बगीचों में कार्य करते हैं, अपने बगीचों के साथ लगते बगीचों की ओर भी ध्यान दें, और समय समय पर जानकारी जो है वो साझा करते रहें एक दूसरे के साथ, या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी संपर्क करते रहें। तो आप इतने समय से रिसर्च करते आ रही हैं, किस तरह की समस्याएं इससे विषय संबंधित आप देखती आ रही हैं? जी, सर्वप्रथम तो मुझे ऐसे लगता है कि फार्मर्स जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कुछ भी परचेज़ करने के लिए, वो मैं इंसेक्टिसाइड की बात नहीं करूँगी कि पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड लेते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र है या कोई फंजीसाइड्स है, कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाते हैं, वो बिना साइंटिफिक ऑफिसर, बिना अपने HDO को कंसल्ट करके ले आते हैं। जी, क्योंकि शॉपकीपर ने तो अपना सामान बेचना है। बिल्कुल। अगर वो, मैं सब बागवान भाइयों से यही निवेदन करूंगी कि वो जब भी कुछ भी अपने बगीचे की में उनको लग रहा है कि उनके बगीचे में हानिकारक कीट पनप रहे हैं, पहले आप मॉनिटरिंग कर लें। फिर आप देख लें कि अगर आपके 100 पेड़ हैं, अगर सिर्फ दो पेड़ों में आपके इंसेक्ट का इन्फेक्शन है, वुली एप्पल एफिड का है, तो सिर्फ आप नीड बेस्ड एप्लीकेशन करें। यूँ नहीं कि आपने पूरा बगीचा आपने स्प्रे कर दिया, क्योंकि पूरे बगीचे में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके 2 पेड़ों में है। और जब भी आप भी कोई भी स्प्रे करें अपने बगीचों में, तो आप हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं और जो आप साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनसे कंसल्ट करके ही कोई चीज़ परचेज़ करें। वो आपको प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइमिंग और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर शेड्यूल के करें, जो डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने एक बनाया होता है शेड्यूल,
हर साल रिलीज़ होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग स्प्रे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही स्प्रे अपने बगीचों में करें। जी, यानी जो किसान बागवान भाई बहन हमें देख रहे हैं वो एक दूसरे की देखा देखी में कीटनाशकों का उपयोग ना करें या फिर अपने बगीचों को अच्छे से देखें, जांचें, परखें, निरीक्षण करें और किस तरह से आप उन्हें अवेयर कर सकते हैं मित्र कीटों की ओर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर? जी, अब एक्चुअली जब भी वो कोई भी कीटनाशक उपयोग करते हैं तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट उन्हें भी पता है कि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है, राइट। बट धीरे धीरे हम बोलते हैं ना कि हमें ये चाहिए कि अगर हमारे बगीचों में 10 इंसेक्ट आए हैं तो हम उसे मैक्सिमम डोज अप्लाई करके उसे एकदम फिनिश कर दें। बट वो ये नहीं देखना है कि उसकी वजह से जो मित्र कीट हैं जी, जो उनकी पॉपुलेशन को ऑलरेडी कंट्रोल कर सकते थे, बट वो ये करते हैं कि नहीं, हमने देखा देखी में और उन्हें अगर उन्होंने 200 ml डाला है तो मैंने 400 डालना है तो मेरे बगीचे में नहीं आएंगे, ऐसा जी। नहीं होता। वो आपके मित्र कीटों के लिए, वो आपके लिए भी हानिकारक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी वो हानिकारक जी। है। तो इस करके मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर आप प्राकृतिक खेती की ओर जाएंगे, ठीक है, अगर आप मित्र कीटों की पॉपुलेशन को अपने बगीचों में बढ़ाएंगे और उनका प्रॉपर उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड जी। करवाएंगे तो धीरे धीरे अपकमिंग ईयर्स में आपके बगीचों में हानिकारक जो कीटों का अटैक बिल्कुल मिनिमल हो जाएगा। जी, डॉक्टर नीलम ठाकुर जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी किस तरह से जो मित्र कीट है सही मायने में वो हमारे बगीचों के, बागानों के मित्र कीट कहलाते हैं और जो बागवान भाई बहन हमें दिख रहे हैं उनके भी वो मित्र होते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।